अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और इतने अच्छे मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने माहौल का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर जो रहमत है वो बरसा दी है और उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि मौसम जो है वो प्लेजेंट हो चुका है। तो वेदर के बारे में भी बात करेंगे आगे बढ़कर अपने प्रोग्राम में, लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। और क्योंकि हम लोग अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है, तो आज हम बात करेंगे अच्छी ड्रेसिंग के हवाले से कि एक अच्छी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट बना सकती है या डाल सकती है। और उसकी वजह से ना हम अपनी कह लें कि अमली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा किरदार भी अदा कर सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं ये भी बड़ा डिपेंड करता है। अब ड्रेसिंग सेंस के हवाले से ना बहुत से लोगों का मुख्तलिफ रुझान पाया जाता है। कोई वेल ड्रेस्ड रहने को ज़रूरी नहीं भी समझता, तो किसी को वेल ड्रेस रहना बड़ा ही पसंद आता है और बड़ा ही मुफीद चीज़ होती है उनके लिए। और इन दो किस्म के जो लोगों का मवाजना करने से ये अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो अपनी ज़ाहरी शख्सियत को संवार कर रखना ज़रूरी समझते हैं ना, ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और वो लोग जो इसे ख़ासा अहमियत नहीं देते हैं और इस माशरे में बहुत सी उन्हें शायद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, और वो कैसे करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उन्हें मुकाबले में इतनी ग्रोथ भी नहीं मिलती है। अभी इस अमल या इस सोच के पीछे चाहे आपका फ़लसफ़ा कोई भी हो, मगर ये मुआशरा ना आपके फ़लसफ़े की बुनियाद पर नहीं चलता, बल्कि इसकी कुछ अपनी हकीकतें हैं। हमने अपनी ही मन घड़त कहानियाँ बनाई हुई हैं जिनके ऊपर हम लोग चलते हैं। हम लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं और जिन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब आप चाहे इस मुआशरे का कितना ही अहम हिस्सा क्यों ना हो, इसमें कामयाबी के कुछ टैक्टिक्स ज़रूर आपको सीखने चाहिए। वेल ड्रेसिंग और सूटेड बूटेड रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के साथ डीलिंग्स में ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करते हैं। लोग आपके लिए ज़्यादा मौक़े देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देते हैं, आपके पास ग्रो करने के, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी जो ज़ाहरी पर्सनालिटी है ना उसकी बना पर ही आपके अच्छे दिखने में और आप पर एतमाद करते हैं। कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, कि जो इम्प्रेशन आप पहली दफ़ा डालते हैं ना किसी इंसान के ऊपर, वो ही इम्प्रेशन आपका सारी ज़िंदगी लास्ट करता है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, वो जो पहली झलक होती है ना आपकी शख्सियत की, आपकी ज़ात की, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। फिर वो चाहे अच्छी हो सकती है, वो चाहे बुरी भी हो सकती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द के, जिस दिन आप नया सूट, नए शूज़ पहन कर कहीं जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं या किसी इवेंट में ही चले जाते हैं, तो इसका असर आपके अपने मूड पर भी बड़ा रहता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा रहता है, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर रहती है और आप उस दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहे होते हैं, बिकॉज़ आपको पता होता है कि आज मैंने अच्छे कपड़े पहने, आज मैं वेल ड्रेस्ड हूँ और आज तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होने वाली। पूरा दिन मूड भी आपका ऐसे खुशगवार रहता है। तो जहाँ तक दूसरे लोगों की बात आ जाती है जो शायद इन चीज़ों को या अपने लिबास को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये जहन में रखें कि लोग एक वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी को एक वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी समझते हैं। उसे इज़्ज़त की निगाह से भी इस माशरे में देखा जाता है और ऐसा शख्स जहाँ भी जाता है ना, वहाँ अपनी शख्सियत का एक बहुत अच्छा इमेज रखता है। और वेल ड्रेसिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ये आपको अच्छी जॉब दिलवाने में मदद करती है। किसी भी आप इंटरव्यू में जाता है ऐसा शख्स, वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी रिजेक्ट हो, ख़ासतौर पर अगर उसकी एक तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी और दूसरा से उसने अच्छी ड्रेसिंग की हो, वेल ग्रूम्ड हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक हो, क्योंकि ये सफ़िस्टिकेशन की भी अलामत होती है। और हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों में एक सफ़िस्टिकेटेड शख्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मतलब अगर आप करियर के हिसाब से देखें ना, तो इन लोगों को
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी समझा जाता है कि अगर इसने एक अच्छी इसको ड्रेसिंग सेंस है तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा कारामद शख्स साबित हो सकता है। अगर और इसके दूसरे रुख को देखा जाए तो बिलाशुबा एक मेहनत तलब काम भी है ये। इसके ऊपर आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी आपको लगानी पड़ती है अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए। मगर ये भी हकीकत है कि अगर इसे अपनी हैबिट बना ली जाए तो ये आसान भी है और ज़्यादा कारामद भी हमारे लिए साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि अब जो घर में पुराने कपड़े पड़े हैं उसको निकाल के तो फेंक दें, आप उसको भी अच्छे तरीके से नया बनाकर पहन सकते हैं। ये हमारी कह लें कि पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि हम पुराने कपड़ों को भी किस तरह यूज़ में लेकर आते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उनको किस तरह पहनते हैं। आपका कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सूट को किस तरह कैरी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हम ऐसे देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं लेकिन उनको कैरी करना अच्छा नहीं आता, उनकी पर्सनालिटी पर वो सूट नहीं करता। वो ब्रांड भी ऐसे लग रहा होता है कोई लोकल ब्रांड उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हुए होते लेकिन उनको कैरी करना इतना खूबसूरत तरीके से आता है कि वो लोकल कपड़ों को भी इस तरह का बना देते हैं कि जैसे उन्होंने कोई लाखों रुपए के कपड़े पहने हो। तो ये सब मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आप सोचते किस तरह हैं, आप अपने आप को ग्रूम कितना करना चाहते हैं। और वो ये ग्रूम करना ये हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे आप घर में रह रहे हैं, वो चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मीडिया के पर्सन हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो तरबियत को भी हम ग्रूमिंग कहते हैं कि आपकी तरबियत किस तरह की गई है, ग्रूमिंग किस तरह की गई। दूसरा ये कि आपने खुद अपने आप को ग्रूम किस तरह करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, आपने कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, तो किस तरह के इवेंट के ऊपर आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, अब तो लोग इतने वेल अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। अब तो हर बच्चे को पता होता है कि भाई मैंने अगर अपने दोस्त से मिलने जाना है तो मैंने किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, अगर मैंने मामा बाबा के साथ जाना है तो मैंने किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। आपकी ड्रेसिंग से आपको लोग पहचानते हैं और आपको लोग जानते भी हैं। तो इसलिए वेल ड्रेस्ड रहें, खूबसूरत लगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। एक नई तहकीकात हमारे सामने आई है, एक नई रिसर्च हमारे सामने आई है जिससे खजूर के नित नए जो तिब्बी फ़वाइद हैं ना वो हमारे सामने आते रहते हैं कि अगर हम रोज़ाना सिर्फ एक मुट्ठी भर खजूरें यानी कि अपनी डाइट में 5 से 7 खजूरें खा लें तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। खजूर पर अब तक होने वाली जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बात हमारे सामने आई कि ये 40 मुख्तलिफ बीमारियों या तिब्बी मसाइल के इलाज में बराह रास्त या अहम तौर पर मुफीद भी है। जबकि बाकायदगी से खजूर खाने के जो तिब्बी असरात हैं वो जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पर वाज़े देखने में आते भी हैं। और अगर डेली सिर्फ एक खजूर खाने से आप दिल की दर्जनों बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। और जो लोग रोज़ाना सिर्फ 4 से 5 खजूरें खाते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बहुत कम हो जाती है। और इस छोटे से फल के और भी बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं। इससे जिस्म हमारा सेहतमंद रहता है, एनर्जेटिक रहता है, जबकि ये खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी ये बड़ा अच्छा है, हमारी यादाश्त के लिए, हमारी जहानत में भी इजाफ़ा करती है। ये छोटा सा जो कह लें कि फल इसको कहा जाता है। तो आज हम इसके फ़ायदों के हवाले से बात करेंगे कि खजूर की कितनी अफादियत है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसका इंटेक हमें किस तरह का करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए कुरतुलैन अनीस हमारे साथ मौजूद हैं जो क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कुरतुलैन आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। कुरतुलैन खजूर के हवाले से हम बात करेंगे आज। तो क्या क्या चीज़ें खजूर के अंदर न्यूट्रिशन लेवल के हवाले से बताइए, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? खजूर एक बेहतरीन फल है जो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है। हम खजूर को हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का कहते हैं क्योंकि जब आप इसकी इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको एकदम से बूस्ट मिलता है, लाइक वो एनर्जी लेवल्स एकदम से हाई हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं, ख़ास तौर पे कैरोटीनॉइड और फिनोलिक्स।
फिनोलिक्स ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हम जिसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, जो आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल वायरस या इन्फेक्शंस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है। अच्छा। आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जो जहरीले मादे होते हैं जो बीमारियों का बाइस बनते हैं उनको रिमूव करता है। और इसके अलावा ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है खजूर में। खजूर में इतना ज़्यादा फ़ाइबर है कि अगर आप डेली 3 खजूर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो डेली फ़ाइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 खजूर खाने से फुलफ़िल हो जाती है। अच्छा। तो वो इससे ही देख लें कि 3 खजूर में ही कितना ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है कि 18% ऑफ फाइबर जो है वो आपका फुलफ़िल हो जाता है। हो जाता है, क्या बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमें इसका इनटेक कितना करना चाहिए? ये बॉडी पर वेरी करता है, हर डिफरेंट बॉडीज़ को देखकर किया जाता है। अब जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, जैसे मैं सुबह नाश्ता नहीं करके आती, तो क्या मैं सुबह के वक्त सिर्फ खजूर खा सकती हूँ? कितनी खा सकती हूँ? जी बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन भी वैसे वेरी करता है, लेकिन अगर आप इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे मैंने कहा है तो अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे, अगर आप 3 से 4 अदद खजूर खा लेते हैं तो खजूर में इतनी ग़िज़ाइयत है और उसमें इतने ज़्यादा वाइटामिन्स पाए जाते हैं, कह लें कि तमाम वाइटामिन्स खजूर में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। अच्छा। इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है कि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगी। और आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो कुछ अनहेल्दी खाने से बेहतर है आप हेल्दी सोर्स की तरफ जाओ और फ़ौरन से खजूर खा लें, तो आपके लिए वो एक एनर्जी से भरपूर आगाज़ भी हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि हम रोज़े के बाद क्यों खजूर खाते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन भूखे होते हैं। उसी तरह जब हम सुबह भी उठते हैं तो हम फास्टिंग स्टेट से उठते हैं। हाँ, तो जब आप खजूर खा लेते हो तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे देती है और ग़िज़ाइयत भी फराहम कर देती है। लेकिन ज़्यादा खजूर खाने से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ तो नहीं जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली ये स्वीट होती है, इसका जो टेक्सचर भी ऐसा है और इसमें ज़्यादा शुगरी कंटेंट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ग्लूकोज लेवल को हाई तो नहीं कर देगा? जी, खजूर में ज़्यादा शुगर कंटेंट आम फ्रूट से ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसकी मॉडरेशन में इंटेक कर रहे हैं जो कि 3 से 4 अदद है तो फिर आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे, उससे आपको इशू नहीं होगा। उससे इशू नहीं होगा, वो खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए, बच्चों के लिए कितनी अच्छी है ये खजूर खाना, और उनके लिए क्या डेली बेसिस पे उन्हें दिया जा सकती है? जी बिल्कुल, बच्चे डेली बेसिस पे खा सकते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे सादा दूध नहीं पीते, तो ये माओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस तरह से हो जाता है कि वो दूध में थोड़ा सा एक चॉकलेट चंक डाल दें। अच्छा। और अगर 2 से 3 अदद खजूर डाल दें तो वो बहुत अच्छा एक हेल्दी कहने के शेक बन जाएगा, जो कि प्रोटीन से भरपूर है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है और उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन जैसे अभी आपने दूध की बात की है कि दूध के साथ उसको ब्लेंड करके भी बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी बिकॉज दूध में कैल्शियम मौजूद है और खजूर के अंदर आयरन मौजूद होता है, तो दोनों की अब्जॉर्प्शन में मसला आता है कि कैल्शियम को कभी भी आयरन के साथ नहीं लेना चाहिए, तो क्या खजूर को दूध के साथ लिया जा सकता है फिर अगर अब्जॉर्प्शन का मसला है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम खजूर को दूध के साथ ले सकते हैं कि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ले सकते, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा। वो इस वजह से है कि कहते हैं कि आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होती कैल्शियम के साथ, पर वो तब होता है जब आप दोनों को डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं। लाइक अगर आप दूध का गिलास ले रहे हैं डाइटरी सोर्स से और आप आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, इस केस में हम आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती। लेकिन अगर आप दोनों को डाइटरी सोर्सेज से ही ले रहे हैं, लाइक दूध के अंदर आपने खजूर ऐड कर ली या किसी मिल्क सीरियल के अंदर आपने खजूर ऐड कर ली, तो उसमें बॉडी में जाके कोई मसला नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन फुली होगी और हामला खतून के लिए भी इसी तरह बेनिफिशियल है और बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बेनिफिशियल है। मतलब अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं फिर आप आयरन और कैल्शियम साथ नहीं खा सकते। अगर आप डाइट में ले रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा सोर्स है आपका। एक सप्लीमेंट ले रहे हैं और एक डाइटरी सोर्स ले रहे हैं, जी जी, फिर इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप दोनों ही डाइटरी सोर्सेज से ले रहे हैं, जैसे दूध पी रहे हैं और उसके साथ खजूर ले रहे हैं, उसको ब्लेंड करके शेक बना के पी रहे हैं, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बेनिफिट्स उसको और भी ज्यादा आपको मिलेंगे उसके। अच्छा, दूसरा जैसे आपने कहा कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए हमने भी सुना है कि उनके लिए बड़ी अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है और वो कब उनको लेनी चाहिए? कंसीव करने से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें खानी चाहिए खजूर?
अच्छा, खजूर अक्सर लोग कहते हैं कि ये गर्म है और गर्म होती हामला है, इसकी खातून को तासीर, नहीं हाँ। खानी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, खजूर में बहुत ज़्यादा गजाइत है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, फोलेट है, आयरन है, और इसके अलावा फाइबर है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक अब है। हम अगर बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो वो बेबी की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फोलेट की बात करें, ब्रेन हेल्थ के लिए, जी ब्रेन हेल्थ के लिए, उनकी न्यूरल ट्यूब में जो डिफेक्ट्स अक्सर आ जाते हैं बच्चों के, उससे बचाएगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो उसमें ये होता है कि जो ख़वातीन हैं, हामला खातून जो है, वो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जाती हैं, या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उनको हो जाता है। तो खजूर की इंटेक आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से भी बचाएगी। फिर फाइबर मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हामला खवातीन को अक्सर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देगी। और इसके अलावा गजाइत है तो वो एनर्जी की बहुत ज़्यादा अच्छी सोर्स है, वो प्रोवाइड करेगी। अब अगर हम बात करें कि गर्म है, तो अगर आप उसको मॉडरेशन में खाएंगे तो कोई भी चीज़, बेशक वो हामला खातून हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, उसको वो नुकसानदेह नहीं है। अब इंटेक की अगर बात करें तो, लेकिन वो कहते हैं कि शुरू वाले दिन, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें नहीं खाना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 to 9 मंथ्स में इनटेक करना चाहिए। पहले में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। नहीं, आप हामला खातून अगर शुरू से ही खाना शुरू कर दे, और अगर 3 से 4 अदद वो खा रही हैं, तो वो एक डेली खा रही हैं, तो वो एक मॉडरेट अमाउंट है, वो इनटेक कर सकती हैं। अच्छा। अगर मैं लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं तो वो उसमें इनटेक बढ़ा भी सकते हैं, खास तौर पे 9th मंथ में, क्योंकि जो खजूर है वो लेबर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है, और उसमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है खातून को। तो 9th ट्राइमेस्टर में तो 5 to 6, इससे ज़्यादा ना करें, लेकिन 5 to 6 पीसीस ऑफ डेट्स भी वो कंज्यूम कर सकती हैं, और डेली कर सकती डेली हैं कर वो। सकती हैं उन- जी। उसका बेशक दूध कोई के साथ नुकसान करें, नहीं बेशक हो सकता। नाश्ते में लेने, ये उन पे है, लेकिन इनटेक उनकी कर सकती हैं। मतलब स्टमक के लिए भी ये बड़ी अच्छी जी, है, जी। ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए भी बिल्कुल बड़ी अच्छी है। एल्कलाइन नेचर में होती है स्टमक के, बल्कि जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, अगर एसिडिटी का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। बेनिफिट्स, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनके लिए भी बड़ी हाँ अच्छी जी। है, वो भी इसका इस्तेमाल इनटेक कर सकते हैं, और दिन में कितना कर सकते हैं। और जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, क्या जी, वो जी। लोग भी इसका जी, इनटेक जी, कर बिल्कुल, सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इनटेक की अगर आपने बात की है तो ये वही बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में लेकिन वेरी करते हैं, ideal लेकिन कितनी होनी 2 to चाहिए? 3 एक डेट्स, या दो होनी जी चाहिए? 2 to 3 डेट्स हम इसको नॉर्मल बिल्कुल कंजप्शन कहते हैं। एक दरमियानी साइज की 2 to 3 डेट्स अगर आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसकी नॉर्मल यूरिक इनटेक है। वाले पेशेंट भी, यूरिक एसिड के जिन्हें प्रॉब्लम होती अच्छा, है। यूरिक एसिड में ये होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देते हैं। ये आपके जाहिर है हम रिपोर्ट्स पे भी वेरी करता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अक्सर ऐसे होता है कि यूरिक एसिड के पेशेंट की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो रही होती हैं, तो फिर आप उनको रिकमेंड कर दें। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो फिर हम उसमें डेट्स को थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि उसमें पोटाशियम वगैरह आपने एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये तो कुछ हमने इसके बेनिफिट्स पे बात की है ना, तो लेकिन हर चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्या किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें एलिमिनेट ही कर देना चाहिए, जिनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है? कोई ऐसी बीमारी हो या कोई ऐसे लोग हों जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, जिनको ये सूट ना करे? अच्छा, एक बस डायबिटिक पेशेंट्स का ही हम कहते हैं कि उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एक ये हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड हम अमूमन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट डाइट से नहीं करते। आप किसी ना किसी पोर्शन में, किसी ना किसी अमाउंट में आप उसको रिकमेंड कर रहे होते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है तो कुछ अरसे के लिए हम उनकी डाइट से एलिमिनेट कर देंगे। अदरवाइज़ फिर वो भी, जैसे मैंने बताया था कि एक छोटी खजूर ले सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसका जो शेक है वो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए कितना अच्छा होता है? वो किस तरह कर सकते हैं खजूर के ज़रिए वेट गेन? अच्छा, खजूर एक ऐसा फल है जो वेट लॉस में भी बड़ा बेनिफिशियल है और वेट गेन के लिए भी है। अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो डेट है, उसमें अपनी गजाइत है, अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। दूध में एक मुकम्मल गज़ा वैसे ही है। अगर आप दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो आपको फ्रूट के भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, आपको दूध के भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, और एक मुकम्मल गज़ा एक बन जाएगा शेक।
शेक और जो आपके वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी साबित हो सकता है। और अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस में अक्सर ऐसा होता है कि आपको बेवक्त की भूख लग रही होती है, आपको स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बजाय कि आप एम्प्टी कैलोरीज लें, आप वो कैलोरीज लें जो आपके लिए नुकसानदेह हों, आप बाहर से कोई बिस्किट्स या मिठाई ले रहे हैं, तो आप हेल्दी सोर्सेज की तरफ जाएं जिसमें शुगर एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्वीटनर है। इसके अलावा अगर हम वेट लॉस में शुगर आइटम्स को बहुत ज़्यादा एलिमिनेट कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप सीरियल ले रहे हैं तो उसमें भी अगर आप शुगर डेट ऐड कर देंगे तो वो उसकी डेट की जो मिठास है वो भी सीरियल में ऐड हो जाएगी और ग़िज़ाइयत भी ऐड हो जाएगी। मतलब वेट लूज के लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपने वजन कम करना है, और वेट गेनिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। और फाइबर कंटेंट की वजह से ये होता है कि काफ़ी नेक्स्ट आवर्स तक आप फिर फुलर भी फील करते हो, स्टमक जो है वो फुल रहता है। अच्छा, जो लोग जिम जाते हैं, जो हजरात जिम जाते हैं या ख़वातीन जिम जाती हैं, तो वो दूध का और इसके अंदर ओट्स डाल के और साथ खजूर डाल के इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें बिकॉज फैट भी फिर बढ़ जाता है, तो ये एक्स्ट्रा फैट तो नहीं हो जाता जब तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में बनाते हैं हम लोग? अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जिम जाते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमने डाइट को भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है बॉडी को। जब आपने वेट लूज़ भी करना है तो बिल्कुल अपनी डाइट से सारी चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर देना। अगर आप दूध के अंदर जिम जाने से पहले डेट्स ऐड कर रहे हैं तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एक प्रोटीन शेक भी लोग देते हैं जो कि सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको हेल्दी फॉर्म में लें, डेट्स ऐड कर लें, कुछ नट्स ऐड कर लें, तो ये ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन शेक है। तो अगर आप ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है आपके लिए, आपको फ़ायदा ही पहुंचने वाला है। कि जनाब खजूर खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, फॉलिज के पेशेंट्स के लिए इतनी अच्छी है कि ये 40 बीमारियों से आपको बचाती है। अगर आप इसका डेली यूज़ इसको लेकर आते हैं अपनी डाइटरी हैबिट्स में, मतलब 3 से 4 खजूरें या 2 से 3 खजूर भी अगर आप डेली इसकी इंटेक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। मुख्तलिफ बीमारियों से आपको महफूज रख सकती है, आपकी इम्यूनिटी, आपके स्टमक को बड़ा अच्छा बनाती है। तो कुरतुलिन अनीस हमारे साथ मौजूद थी। कुरतुलिन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। खजूर की अफादियत के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़हनी सेहत, ख़ास करके नौजवानों की ज़हनी सेहत को बहुत ज़्यादा हमें संजीदा लेने की ज़रूरत होती जा रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी वैसे ही हमें संजीदा लेना चाहिए जैसे हम जिस्मानी अमराज को सीरियस लेते हैं। हमें ज़हनी सेहत के लिए एक मुनासिब इलाज करवाने या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने से कभी भी गुरेज नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को भी मुझे लगता है दीगर ममालिक की तरह ज़हनी सेहत पर आगाही और इलाज की सहूलियात मैसर करनी चाहिए। याद रखें कि ज़हनी अमराज भी वैसे ही जानलेवा हो सकते हैं जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसलिए इन पर हमें लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। आजकल के ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं या हालात जो बनते जा रहे हैं, इसमें टीन एज और नौजवानों में ख़ुदकुशी का रुझान बहुत हद तक बढ़ गया है। दुनिया भर में इस हकीकत को समझा जाता है और इस हवाले से ऐसी इमरजेंसी हॉटलाइंस हैं जहां ऐसे यंगस्टर्स या ऐसे अफराद कॉल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसी टोल फ्री लाइंस होनी चाहिए जहां पर जो हमारे नौजवान हैं, हमारी यंगस्टर्स हैं, जो किसी से बात नहीं कर सकते अपने नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, वो वहाँ पर जाके बात कर सकें। और आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान की 2/3 आबादी यानी कि 30 साल से कम उम्र जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान दुनिया में उन 8 ममालिक में शामिल है जिन्हें नौजवान आबादी का मुल्क भी कहा जाता है। और पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे बड़ी वर्क फोर्स रखता है, जो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा सरमाया भी है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि नौजवानों की ज़हनी सेहत को संजीदा नहीं लिया जाता। अगर कोई नौजवान आपका जानने वाला कभी आपसे ख़ुदकुशी करने का इजहार उमूमी तौर पर भी करे तो उसे संजीदा लें, खुदारा उसे संजीदा लें। ख़ास करके जो टीनेजर हैं, इससे बग़ैर उसे डिफेंस मोड में डालने के सवाल करें ताकि
समझ सके कि वो कितना संजीदा है। जैसे अगर वो ये कहे कि उससे ये पूछें कि उसने इस सिलसिले में और क्या सोचा है, मतलब उसे सवाल करें, उससे पूछें, उससे निकलवाने की कोशिश करें कि अगर उसे करनी पड़ जाती है बिलफर्ज खुदकुशी वो कैसे करेगा, ताकि आप समझ सकें कि वो महज एक वक्ती तौर पर उसके माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं, वाकई वो मायूसी में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अब अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाह रहा है। अब चंद रोज़ पहले हमने ये एक देखी भी है, मिसाल हमने देखी है कि जनाब एक नौजवान CSP ऑफिसर बिलाल पाशा के हवाले से कि खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली, और जिससे पूरे सोशल मीडिया पर ये बात डिस्कस होने लगी है कि आखिर क्या वजह थी कि तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद उस नौजवान CSP ऑफिसर ने खुदकुशी क्यों की। इससे जुड़ा दूसरा पहलू ज़हनी सेहत का है कि इस हवाले से कोई ऑथेंटिक मालूमात हमें नहीं मिल पाई हैं कि क्या वह वाकई डिप्रेशन का शिकार था या फिर कोई और ज़हनी दबाव था या किसी काम से जुड़े नफ्सियाती टॉर्चर का वो शिकार होता जा रहा था। तो उनके वालिद के मुताबिक उनके बेटे से जब उनकी आखिरी मरतबा बात हुई है ना, तो उनका ये कहना था कि बाबा दिल करता है कि लंबी छुट्टी लेकर वापस आऊँ और खूब आराम करूँ। ये उनके वालिद ने कहा है कि मेरी लास्ट टाइम जो बिलाल से बात हुई थी उन्होंने मुझे ये कहा था। तो अब इससे हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें अखज़ करने की ज़रूरत है हमें कि क्या हमारे सोसाइटी में इतना प्रेशर क्यों हम पे बिल्डअप किया जाता है, क्यों हमें ये लगता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े ओहदे पर होगा तो शायद उसे मसाइल नहीं हो सकते हैं, शायद वो बहुत ही खुश हो सकता है, शायद उसे कोई और मसला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अच्छा एक CSP ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, तो उसे तो हर चीज़ आराम से प्लेट में मिलती होगी, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे क्या जहनी प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, होता है, लोगों को होता है, उनको एड्रेस करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हम इतना क्यों हो जाते हैं कि हमें फिर सिर्फ अपनी जान सिर्फ लेनी आती है और हम समझते हैं कि इसके अलावा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हल नहीं है हमारे पास बचा। तो आज हम यही जानेंगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि ये हमारी नौजवान नस्ल खुदकुशियों की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उनको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, उनकी हेल्प किस तरह की जा सकती है। इस पर बात करने के लिए कुरतुलैन खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। कुरतुलैन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुरतुलैन, जिस तरह हमने बात की है कि एक तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस वजह से ख़ास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें खुदकुशी का रुझान, सुसाइडल अटेम्प्ट्स और ज़्यादा होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट जो हमारे सामने वाक़या आया कि CSP ऑफिसर है जिसके पास हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ कहा जाता है कि उस बंदे के पास होती है कि वो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, बिकॉज़ आमतौर पर तो हमारे दिमागों में तो यही आता है, तो हमें ये लगता है कि अगर उसके पास सारी चीज़ें हैं, सहूलियात हैं, पैसा है, तो उसको तो ज़हनी दबाव नहीं होना चाहिए, उसको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो खुशबाश होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़हनी मर्ज़ होता है। तो क्या कहेंगी कि कितना लेवल उसका बढ़ गया था स्ट्रेस का कि एट द एंड हमें सिर्फ अपनी जान लेने का ही सोच आती है और हम वो लेकर अपने जान का खात्मा कर लेते हैं। डेफिनेटली इस लेवल पर पहुंच जाना कि आपको और कोई रास्ता नज़र ना आए, ऑप्शन नहीं मिलना, आपको लग रहा है कि अब चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है, ना कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप उस चीज़ को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप नहीं अपना पा रहे और आप फाइनली अपनी जान ले रहे हैं, और वो जान भी आपको पता है कितना तकलीफ दे मरला होता है अपनी जान से जाना। सो डिप्रेशन की एक पीक होती है, एक एक्सट्रीम लेवल होता है जहाँ पे फाइनली सुसाइडल आइडिएशन होती है और फिर इतनी हिम्मत जमा करना कि आप फाइनली उस पर एक्ट कर लें। हाँ जी, डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ी बात है। तो यकीनन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जब बहुत हद से बढ़ जाता है तो तभी इंसान इस मरने पे गुजरता है। इसको हम एक नॉर्मल चीज़ नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डिसऑर्डर नहीं समझ सकते। ये जो टैबू बनता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है हमारे माशरे में और ये जड़ें पकड़ता जा रहा है। पहले चले ठीक है, पहले अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों में, तो लोग इसको कहते थे कि अच्छा लोगों से बात नहीं करनी कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको कोई जहनी तनाव है, आप स्ट्रेस है। अब क्योंकि हम CSP बिलाल पाशा के हवाले से बात करें तो इन्हीं से रिलेटेड एक और ऐसे ही CSP थे, ख़बरें ये आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की कि इसी तरह मेरा एक दोस्त था, वो कंसल्टेंट
के पास चला गया, साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, ज़हनी दबाव था, स्ट्रेस लेवल था, तो उसी के दोस्तों के सर्कल में जब उन्हें पता लगा तो वो उसको और ज़्यादा टारगेट करना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो पागल है, इसलिए जाके कंसल्टेशन ले रहा है, इसलिए जाके साइकोलॉजिस्ट के पास जो है थेरेपी ले रहा है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में आ गया। तो मतलब ये चीज़ें भी हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इसको अब टैबू ही समझ रहे हैं, नॉर्मल नहीं समझ रहे हैं इस कंडीशन को। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो लोग आते हैं, मेरे पास बहुएं आती हैं, मेरे पास वर्क पे जो लोग वर्क प्लेस पे जिनको स्ट्रेस होता है वो लोग आते हैं, मेरिटल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको फॉर द टाइम बिंग स्ट्रेस है, या वो लोग जो बाकायदा एक डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। आप बिलीव करें कि उनका कहीं ना कहीं ये होता है कंसर्न कि घर वालों को पता ना चले, इन लॉज को पता ना चले, या फिर हमारे फ्रेंड्स को पता ना चले, और हम आपको यहाँ अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं बाकायदा आपको घर पे दिखाना चाहेंगे, हम हॉस्पिटल सेटिंग में आना नहीं चाहेंगे, या अगर हम अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं तो वो नहीं आना चाहेंगे। क्यों? ऐसी क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारे घर वालों को, हमारी सोसाइटी को पता ना चले कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? देखिए, अब यकीनन हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हम लेबलाइज कर देते हैं। अब जिस इंसान को लेबलाइज कर दिया गया है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं उनको चले कहीं ना कहीं मेडिसिन की ज़रूरत है, और हम बाकी तमाम मेडिसिन ले लेंगे, हम लोग स्टमक की मेडिसिन ले लेंगे, हम हार्ट की मेडिसिन ले लेंगे, हम बाकी चीज़ों जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं, हम उसका इलाज करवा लेंगे और इजीली करा लेंगे, लेकिन जो दिमाग जिसने आपको चलाना है हम उसका इलाज नहीं करा। एग्जैक्टली। और फिर वो एक कॉमन मिथ ये भी आ जाती है कि वो दवाई तो लग जाती है, जबकि उसका कोर्स ऑफ जो है वो इलनेस, उसका ट्रीटमेंट का कोर्स थोड़ा लंबा है एज कम्पेयर टू एनी अदर एंटीबायोटिक और समथिंग। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। सेकेंडली, लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि अगर बेटी है तो उसकी शादी में मसले मसाइल आएंगे, और उसके अलावा हमारी जो है वो जॉब में, वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाएगी कि अच्छा हम लोग साइकाइट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जबकि आप यकीन करें कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की यकीनन हम सबको ज़रूरत है एट सम पॉइंट इन लाइफ, नॉट फॉर सम एनी डिसऑर्डर, आम बातचीत के लिए। कभी किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, कोई हमें चीज़ स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे होते, कोई छोटा सा इशू होता है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना है, आपने उसने आपको थोड़ा सा कोपिंग, आपकी स्किल्स बेहतर कर देंगी, और कुछ हद तक आपको आपकी सराउंडिंग के बारे में ज़्यादा अवेयर कर देंगी, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आपका थोड़ा सा माइंड जो एक सोचने का अंदाज़ है वो चेंज कर देंगे। लेकिन बहुत स्टिग्मा है, और इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं लोगों के, वो नहीं पसंद करते बताना। लेकिन गुरतुलन फिर क्या करना चाहिए? बिकॉज़ अगर हम वर्किंग प्लेस की ही बात कर ले जाएं, या हम जब जहाँ पर काम भी कर रहे होते हैं वहाँ पर भी हम लोग बहुत स्ट्रेस लेवल हमारा हाई रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, हम किसी को आगे जाते हुए भी नहीं देख सकते, उसमें भी हमें फ़ील होता है कि ये कैसे आगे जा रहा है, हमसे पहले क्यों ये जो है ना कामयाबी हासिल कर रहा है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर वर्किंग प्लेस में भी बात कर ली जाए तो उसको किस तरह फिर ओवरकम किया जा सकता है? क्या ऐसी थेरेपीज़ हम लोग खुद ही कर सकते हैं अपने साथ, या फिर हमें डॉक्टर के पास ही कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ेगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं पिछली बात को अपनी कंटिन्यू करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल मेडिकल चेकअप। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उसके अलावा हमारी अब साइकोथेरेपीज़ और ये चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आपको हर जगह पर साइकोलॉजिस्ट नज़र आएगा, इवन मीडिया में, इवन स्पोर्ट्स में, हर जगह पर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आई थिंक कि एक तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और हमारी वर्क प्लेस के अंदर भी एक मेंटल रूटीन चेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक HR को बहुत इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। अच्छा। कि उनको वक्तन फ़वक्तन ये मौका दिया जाए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को ना सिर्फ चेक करें बल्कि उसके ऊपर काम करें। सही। लेकिन अब जैसे वो बिलाल पाशा की बात है, तो गवर्नमेंट लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे तो बाकायदा हर फर्म के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। इवन दो कि जिस तरह मैं बात कर रही थी कि हेल्पलाइंस मौजूद हैं, कि अगर आप किसी और से बात नहीं कर सकते हैं, आप वो हेल्पलाइन पर डॉक्टर से बात कर लें, वो आपको कंसल्टेशन दे सकता है, वो आपको बता सकता है आपने क्या करना है। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं की जाती। क्या आपको लगता है कि अब इसकी ज़रूरत है, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं? बहुत शिद्दत से। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में भी हॉटलाइन जो है एक स्टार्ट हुई हुई है हमारी, और हमारी ही सीनियर हैं जिन्होंने स्टार्ट की हुई है। लेकिन जितनी पाकिस्तानी अवाम है उसके अगर तनासुब में देखें तो बहुत कम है। साइकोलॉजिस्ट और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट
और डिफरेंट जगहों पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप देख लें कि इतने बड़े गवर्नमेंट सेटअप में सिर्फ 2 या 3 साइकोलॉजिस्ट होती हैं और जो एक पूरे एरिया को जो है कवर कर रही होती हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसके अलावा ये चीज़ कि हम लोग थोड़ा सा एक तो ना सिर्फ हेल्पलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, बल्कि हम कोशिश करें कि उन लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करके उनको ऑफ़र करें ये हेल्प। और इसके अलावा हमारी जो वर्क रूटीन है, हमारा जो वर्क कल्चर है, उसमें छोटी छोटी ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहाँ पर हम उनको ना सिर्फ अवेयरनेस दें बल्कि साथ साथ उनके वर्क लेवल पे, उनके स्ट्रेस लेवल पे काम भी करें और उनको सिखाएं कि किस तरह से इसे कोप कर सकते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे इस तरह के जो लोग होते हैं जो बहुत ही इमीडिएट आप कह लें कि वो हमारे साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपसे कोई आके आपका फ्रेंड या आपका कोई कलीग बात कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, मेरा अब किसी से मिलने का दिल नहीं करता या किसी से बात करने का दिल नहीं करता, तो ये क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिससे उसको पता चल जाए कि अब इसको हेल्प की ज़रूरत है? या तो मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ थ्रू कॉन्वर्जेसन, उसकी कॉन्वर्जेसन करके उसके अंदर से जितनी भी ख्यालात हैं उसको मैं एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँ, या अब इसको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है? देखिए, जो आपने बातें की हैं वो सारी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि अब इसे डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन हाँ, नो डाउट हमारी जो स्पोर्ट्स सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक मदद करता है इस चीज़ से निकलने में, इसे कोप करने में और इस सिचुएशन से मतलब बाहर निकलने में। लेकिन यहाँ पर अब जाकर उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। तो उन्हें डेफिनेटली रेफ़र करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे फिर ये भी होता है ना खुलतुलन कि अगर कोई कहता ना कि अच्छा यार मेरा तो बस हो गई है, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, तो हम इसको शायद बहुत ऐसे समझते हैं कि यार वक्ती तौर पर ये ख्याल आया है, ये सोच आया है उसके दिमाग में, तो ये ठीक हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी हम ही काउंसलिंग करते हैं, बाहर जाके घूमते फिरते हैं, खाना शाना खाते हैं, इसका मूड ठीक हो जाएगा तो ये खुद सोच निकल जाएगी। हम इसको नहीं प्रेफर करते ना कि वाकई अगर वो बोल रहा है, पहली दफ़ा बोल रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको वो पिंच आउट कर रही है चीज़ और काफ़ी देर से कर रही है। बिल्कुल, जब उसने आपको कहना शुरू कर दिया, पहली दफ़ा उसने आपको बताया कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ या मैं दुनिया छोड़ दूँ, या जिस तरह आपने बिलाल पाशा की बात की है कि अब दिल चाहता है कि मैं एक लंबी छुट्टी ले लूँ, तो डेफिनेटली ये एक वो टाइम होता है कि जब अब वो खुद से लड़ते लड़ते अब वो ये बात कहना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और वो बताना शुरू हो गए। बहुत बड़ा स्टेज होता है, मतलब किसी को ये कहना कि अब मैं ज़िंदगी से हारना शुरू हो गया हूँ और अब मेरा दिल नहीं चाहता मज़ीद जीने का, तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और यहाँ पर हम जितनी भी फॉर टाइम बिंग स्ट्रैटेजीज़ कर लें, वो लॉन्ग रन नहीं होती, वो बहुत टेम्प्रेरी होती हैं और कहीं ना कहीं वो कोप करने में हेल्प नहीं करती। सो अगर ये इंसान डिप्रेशन में हैं, होपलेस हैं और हेल्पलेसनेस की फीलिंग है इनके अंदर, तो थोड़ी देर के लिए खाना खाने बाहर चले जाना, फ्रेंड से बात कर लेना, वो उस डीप रूटेड फीलिंग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे और ये मसले का हल नहीं है बेसिकली, आप ये कह सकती हैं। तो यहाँ पर हमें अब बाकायदा इस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है और बल्कि उन्हें हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और केयर करने की ज़रूरत है कि कभी भी किसी भी टाइम पर जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ये कर भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनका ख्याल रखना कि अगर वो बंदा कह रहा है तो अब आपने उसकी ज़्यादा टेक केयर करनी है, उसका ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसके दिमाग में अगर एक सोच आ गई है तो अब वो सोच वापस नहीं जाएगी, वो रिवर्सिबल नहीं है, वो उससे ज़्यादा कंडीशन उसकी वर्स होगी, उसकी सोच, उसकी वो जो एक वेब ऑफ थॉट्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। Exactly, बिल्कुल, कि वो और ज़्यादा आपको उसके अंदर खींच रहे होते हैं। तो क्या इसके इंडिकेटर्स में कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे हमारी फैमिली जान ले, हमारे दोस्त ये जान लें कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा अब स्वेरिटी में चला गया है तो अब इसको हमें जो है ना वो डॉक्टर के पास लेके जाना है, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, एंजाइटी, डिप्रेशन के? अच्छा, अब अगर आप देख रहे हैं कि अब आम मतलब जॉब पे जाने का दिल नहीं करता, आम जो रूटीन में चीज़ें पसंद हैं, जो हॉबीज़ हैं उनको उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर रहे, बातचीत में, घूमने फिरने में उतना इनको मज़ा नहीं आ रहा, अकेले ज़्यादा बैठ रहे हैं और इसके अलावा विजिबली नज़र आ रहा है या तो उदास हैं या एंशियस हैं और उसके अलावा स्टमक या डिफरेंट बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और कभी उनका स्टमक ख़राब है, कभी उन्हें डायरिया फील हो रहा है, कभी नींद प्रॉपर्ली नहीं हो रही, खाना पीना कम हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे घर में काम पर, और पैल्पिटेशंस, पैनिक अटैक्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं। सो अगर हमें एक तो नज़र आ रही हैं और वो फिर कुछ दिन के लिए स्टे कर रही हैं,
अब ये वो टाइम है जहाँ पे हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ओके सो अब ये किसी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, ये एक एपिसोड हो सकती है। और यहाँ पर अब हमें इन्हें लेके जाने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है और इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ले जाना चाहिए। लेकिन ये तो तब हो सकता है ना, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम साथ रह रहे हों। अब जैसे बहुत से लोग साथ नहीं रहते, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा घर मिला होता है जहाँ पे वो अकेले रह रहे होते हैं। वहाँ पर फिर क्या करें? बिकॉज़ एक तो ऑलरेडी वो अकेले हैं, अब वो सोचों का जाल भी है, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो वो कॉल पर ही आपको बताएंगे कि मुझे ये फील हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, फैमिली एक हद तक ही हेल्प कर सकती है अगर आप दूर हैं स्पेशली। तो वहाँ पर आपका जो इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम है, वर्क प्लेस पे जो लोग मौजूद है वहाँ पे वो आपके लिए ज़्यादा जो है सपोर्टिव हो सकते हैं इस बारे में। और प्रॉब्लम ये है कि वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा अपनी इनर थॉट्स, अपनी इनर डिज़ायर्स नहीं बता पाते। डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे जेलसी भी होती है, जी ट्रू, लेग पुलिंग भी होती है, और जो लोग अकेले रह रहे होते हैं उनके लिए फिर ये कंसर्न बढ़ जाता है कि अब उन्होंने डेफिनेटली अपने इर्द गिर्द किसी कम्युनिटी लाइफ का पार्ट बने, किसी रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं, सोशल सिस्टम अपना रखें, क्योंकि सोशलाइजेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर वो लोग अकेले हैं और ये सारी सिम्टम्स स्टार्ट हो गई हैं तो चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं कि बीमारी जो है वो शुरू हो जाएगी और वो उस बीमारी का शिकार हो जाएंगे और निकलने में इनको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमारे इर्द गिर्द फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम लोग रेजिस्ट कर लेते हैं, हमारी कोपिंग बेहतर होती है उन लोगों से जो अकेले रह रहे हैं। लेकिन अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो खुशबाश देखते हैं लोगों को हंस रहे होते हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसने खुदकुशी कर ली है, कि वो डिप्रेशन है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने, इवन दो के बिलाल की भी अगर लें तो वो पहले यही लगता था उनकी जिस तरह के वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें वो बातें कर रहे हैं, खुश हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो उनसे पता नहीं चल रहा था कि वो डिप्रेशन का या ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। तो क्या टिप्स देंगे इस हवाले से कि अगर कोई हंस भी रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई गम हो सकता है? डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अपने इमोशंस को उसी तरह से एक्सप्रेस करे और आपको जो फील कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो आपको नज़र भी आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं बातों में, स्लिप ऑफ टंग में कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आ भी जाती हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद किसी के बज़ाहिर चेहरे पे मत जाएं। बहुत ऐसे माइनर साइंस होते हैं जो कोई एक्सपर्ट ही देख सकता है कि अच्छा यहाँ पर जो है बेशक ये इंसान खुश हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वैसे नहीं है जैसे नॉर्मली होते थे। जो जानते हैं उनको, जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनको उनकी पर्सनैलिटी का पता होता है, शख्सियत का पता होता है, उन्हें चेंज नज़र आ जाता है। और उस टाइम पर जो है वो कहीं ना कहीं अगर जानने वाले लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी फैमिली जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। कुरतुलन खान हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। कुरतुलन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके ऊपर जितनी बात हो सकती है इस पर बात करें, इसको आम करें मेंटल हेल्थ को, और शर्माएं मत, इसका मजाक ना बनाएं, इसको स्टिग्मेटाइज़ ना करें कि किसी को आप लेबलाइज़ कर देते हैं कि तो पागल है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसा खुदारा मत करें, क्योंकि इसी वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो लोगों की मदद करें। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के ग्राफ के हवाले से, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी वाकई नहीं हो रही है। पहले कहा जाता था जो गोश्त है वो तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हो चुका था, सब्जियों पर मुनहसिर हो चुके थे, उनसे अपनी न्यूट्रिएंट जो है या बाकी ग़िज़ाई जो किल्लत है वो पूरी की जाती थी। अब तो कहा जाता है कि सब्जियां और फल भी अमीर की ग़िज़ा बन चुकी है, ये भी गरीब की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। आप कुछ भी ख़रीदने चले जाएं, आपने अगर एक वक्त की हंडिया पकानी है तो जनाब आपका 500 से 1000 रुपए के अंदर सिर्फ एक वक्त की जो हंडिया है वो बनती है। तो 2 वक्त की रोटी भी आप कह लें कि महंगी हो गई है। घी अलग, उसके बाकी जो लवाजमात हैं उसमें अलग पैसे आपको जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो बाकी क्या सूरत हाल है
क्या इसी तरह महंगाई बढ़ती ही जाएगी और जो सब्जियों की कीमतें हैं, फलों की कीमतें हैं, वो इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी? इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मज़ीद अहवाल उनसे जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा, अब तो सब्जियां, फल तो पहले ही पहुंच से बाहर थे, अब तो सब्जियां भी मेरे ख्याल से जो गरीब की पहुंच से ये भी बाहर होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, महंगाई का जो सिलसिला है वो तो हर तरफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट पर महंगाई जो है वो छाती है तो वो जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया को हिट करती है। खुसूसी तौर पर सब्जियों की आपने बात की, तो सब्जियां किसी दौर में सादा और सस्ती गज़ा समझी जाती थी कि घर में सब्जी पकी हुई है, मेहमान आ गए हैं तो उसके सामने सब्जी नहीं रखनी, कुछ बेहतर जो है पकवान जो है पका कर रखा जाए। तो अब तो सब्जियां खरीदना भी लोगों के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। सबसे सस्ती सब्जी जिसे समझा जाता था वो आलू थे, कि कुछ भी नहीं है तो आलू शोरबा बना के एक आम आदमी जो है वो अपने दिन जो है वो गुजार सकता है। लेकिन अब आलू भी 120 से 140 रुपए फी किलो तक, वो भी मेरे ख्याल से अभी 150 रुपए किलो बिक रहा है ना, वो भी कह ले कि एक वक्त की रोटी उसमें भी नहीं पूरी आएगी। हाँ जी बिल्कुल, वो भी अब 150 रुपए किलो तक है, 130 140, हर दुकानदार का अपना रेट है मार्केट में जो, और हर इलाके का भी अपना रेट है। हमारे वहाँ पे 160 170 रुपए किलो है। जी बिल्कुल, पोश इलाकों में तो रेट जो है वो ज्यादा है, और जो थोड़े से पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी रेट कोई इतना ज्यादा कम नहीं है कि ये कहा जाए कि वहाँ पे 60-70 रुपए के आलू मिल रहे हैं। वहाँ पे भी 140-130 रुपए तक है। पोश इलाकों में 170-160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। प्याज, जिसके बगैर कोई भी हंडिया जो है वो बनना मुश्किल है, क्योंकि प्याज का तड़का जो है वो हर हंडिया में लाजमी तौर पे लगता है। चाहे सादा आलू ही आपने पकाने हो तो उसका सालन बनाना हो तो उसमें भी प्याज इस्तेमाल होते हैं। 10 रुपए आज महंगे किए गए। गुज़िश्ता रोज भी प्याज की कीमत में इजाफा किया गया था। प्याज की कीमतें अब मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी हैं दर्जा अव्वल के प्याज की, जबकि सरकारी रेट यानी कि सरकार ने जो अपने अदादो शुमार से प्याज की कीमत निकाली है वो 140 रुपए है, और 140 रुपए में दर्जा अव्वल का प्याज मंडियों में दस्तयाब नहीं है। तो सरकारी रिलीज पर पता नहीं कहाँ से दस्तयाब होगा। और शहरी यही जो है वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि सरकारी रिलीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सार्फिन और दुकानदार के दरमियान लड़ाई का बाइस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि सारिफ ये कहता है कि सरकारी रिलीज पर कीमतें ये जो है मुकर्रर की गई हैं, जबकि दुकानदार ये कहता है कि इन कीमतों पर तो मंडियों से और होलसेल मार्केट से भी अशिया दस्तयाब नहीं है। जो सब मसाला जात हैं जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन है, तो इनकी कीमतें तो एक आम आदमी के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि प्याज 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर दर्जा अव्वल जो है 150 से 160 रुपए फी किलो तक। लहसुन चाइना जो है वो 800 रुपए फी किलो तक। इसी तरह अदरक की जो कीमतें हैं वो 780 रुपए से लेकर 850 रुपए फी किलो तक जो है वसूल की जा रही है। यानी कि अगर एक मजदूर यौमिया उजरत पर 1000 रुपए कमाता है तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक पे ही उसके बिल्कुल ऐसे ही एक वक्त की रोटी कह लें कि घर में बनाना भी इतना मुश्किल हो गया है कि उसमें भी 800-1000 रुपया आराम से लग जाता है कि आपने एक वक्त की रोटी घर में पकानी है। और अगर कोई आ जाए जनाब मेहमान, तो फिर आप समझे कि आपकी एक दिन की पूरी दिहाड़ी या 2 दिन की दिहाड़ी उसमें गुजर गई है, उसमें लग गई है। तो हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे महंगाई का अहवाल। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज हमें क्या सिखा रही हैं उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल वर्कआउट, यानी कि जब आपका बेबी यानी कि ब्लेसिंग आपके पास आ चुकी है और हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और उसमें क्या है कि सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दें, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। और क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक नेमत आ चुकी है। अब ये होता है कि सोसाइटी से इधर उधर से बड़े टॉन्ट और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले रिलैक्स रहना है और ख़ुद को टाइम देना है। 6 to 8 वीक्स के बाद जब आपको डॉक्टर अलाउ करे कि अब आप एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, तब आपने एक्सरसाइज पर आ जाना है। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी ख़वातीन को एब्डोमिनल स्प्लिट आ जाता है बेबी की वजह से। अब वो इस एरिया में होता है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं लेट कर, अपने फिंगर्स को यहाँ अपने नेवल पर रख कर। और जब भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठाते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ हॉलो सी फील होगी, आपको लगेगा कि कोई स्प्लिट आ गया है, और वो बेबी की वजह से होता है। यानी उसके ऑब्वियसली आपका जो बेबी बम्प होता है उसकी वजह से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। बट
आपको इसके लिए क्या करना होगा, स्प्लिट के लिए सबसे पहले इसको वापस लाना होगा। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि बेबी के बाद मेरा जो पेट है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। होता है एब्डोमिनल स्प्लिट को पहले ट्रीट करना है और उसके बाद आप एक्सरसाइजेज पर आ सकते हैं। उसके लिए हम आएंगे सबसे पहले फ्लोर पर। आपने आराम से अपनी पोजीशन ली और वी कॉल इट अ मम्मी टमी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मम्मी टमी होता है। उसको आपने टोन भी करना है और साथ ही अगर तो आप कोई पेन एक्सपीरियंस करें और रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आपको सर्कल करने होंगे, जिसे हम कॉफ़ी ग्राइंडर की तरह सर्कल कहते हैं। आपने वो सर्कल किए, अगर तो आपको इससे पेन फील हो रहा है तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप रेपिटेशन में इसको कर रहे हैं और कर पा रहे हैं डॉक्टर से पूछ के, तो 10 से 12 की रेपिटेशन के अंदर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपका जो मम्मी टमी और जो एब्डोमिनल स्प्लिट की मैं बात कर रही हूँ वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी टोन भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको अपने आप को वक्त देना होगा इस चीज़ को वापस अपनी रूटीन पर आने के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं और ये कि जो कि बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छी जर्नी थी। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अलावा जो हमारी मम्मी टमी वाली मम्स हैं उनको क्या करना होगा, आप आएंगे ब्रिज पोज में। अगर आपको लगता है कि ब्रिज आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो ब्रिज की मैं आपको पहले ऑल्टरनेट बता दूं। आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन सिंपल, आपने यहाँ पर आना है, अपनी पोजीशन सेट करने के बाद अपने एब्डोमिनल स्प्लिट को ठीक करना है, बॉडी टोन करनी है। तो आपने अपनी लेग्स को इस तरह से यहाँ उठाया, या आप इसके ज़रिए ही आप वॉक कर सकते हैं, यानी इस तरीके से। और अगर आप अपने इस एरिया को टच करें तो आपको पता चलेगा कि आपका कोर जो है या एब्डोमेन रीजन इसके अंदर काफ़ी हद तक इंगेज हो रहा है। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए इसको दोहराते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा एक हल्का सा स्ट्रेन आना शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज का पता चल रहा है कि आपका मसल जो है उसमें इंगेज हो रहा है। या आप साइकिलिंग जिसे हम कहते हैं ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं और इससे भी आपका एब्डोमिनल स्प्लिट और साथ ही साथ जो आपका बेली फैट भी है वो भी टारगेट होगा। अगर आप ब्रिज पोज नहीं कर पा रहे तो आपको इसके अलावा तो आप बटरफ्लाई पोज भी कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो मुझसे कह रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा इंटेंस भी बताओ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब रूटीन पर वापस आना है, तो वो क्या करेंगे, उसकी जगह आप करेंगे जिस तरह हम बर्ड डॉग करते हैं, बट उसको आज हम आसान बनाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि आप जिस प्रोसेस से गुजरे ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो। आपने अपने हाथ यहाँ फ्लोर पर रखे और सिर्फ आपने अपनी लेग्स को मूव करना है। और इसमें आपको क्या करना होगा, अपनी कोर को स्क्वीज़ करना होगा इस तरीके से, और आपने अपनी लेग को एक्सटेंड किया। जैसे कि आप लेग को एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने वहाँ रेपिटेशन को अपनी काउंट करना शुरू कर देना है। 8 से 10 की रेपिटेशन आपके लिए शुरू में काफ़ी होंगी, कुछ वीक्स मज़ीद गुजरेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 15 से 16 की रेपिटेशन के अंदर आप एक लेग पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपने इस तरह से स्क्वीज़ किया और लेग को एक्सटेंड किया, जितना भी आप कर पा रहे हैं। अगर बिगेनर है तो यहाँ पर भी अगर आपकी लेग है तो तब भी ये आपके लिए काफ़ी होगा। इससे होगा ये कि जो हम बात करें एब्डोमिनल स्प्लिट और आपका जो फैट, आपको लगता है कि जो फैट आ गया आपकी बॉडी पे या मेरी बॉडी टोनिंग की तरफ मुझे जाना है, तो वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी आप चीज़ चाह रहे हो कि स्प्लिट भी हील हो, आपको पेन रिलीफ चाहिए, तो वो भी उससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हम थोड़ी सी इंटेंस बता देते हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं वो जल्दी अपनी रूटीन पर वापस आना चाहते हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए आपने कैमल पोज आसानी से कैसे करना है कि आपने अपनी टोज़ पर इस तरीके से आ जाना है। थोड़ा सा खुद को मूव करने के बाद आपने इनहेल किया है ना, एक्सेल, अपने यहाँ पर आराम से आपने बिल्कुल पीछे जाना है, बिल्कुल पीछे इस तरीके से डायरेक्ट जाएंगे तो आपको कोई ना कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो सकती है। इसीलिए आपने आराम से अपने रोटेट किया, एक बाजू को रोटेट करने के बाद आप अपनी यहाँ सिर्फ हील पर आ गए। इससे आपका बेली फैट भी टारगेट होता है। नेक को आपको पीछे लेकर जाना होगा या आप यहाँ रह सकते हैं। और आपका जो पेल्विक एरिया, समटाइम्स बहुत ज़्यादा लोग जो है लोअर बॉडी में अपनी पेन फील करते हैं, उस पेन के रिलीफ के लिए भी, आपकी स्पाइन को भी, जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी स्पाइन या आपकी बॉडी लगता है स्टिफ हो चुकी है, तो उसके लिए आपको ये रिलीफ देगी एक्सरसाइज। साथ ही साथ आपको फैट भी बर्न करेगी और आपके सिस्टम को भी अलाइन करेगी। अगर खुदा न खास्ता आपको डाइजेशन से रेलेवेंट भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी इसके साथ ही साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। एंड पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे आसान कपालभाति। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, और वो तमाम ख़वातीन यानी ख़वातीन और हजरात की भी हम बात कर सकते हैं, वो तमाम लोग अगर तो खुदा न खास्ता कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रेलेवेंट कोई इशू है या अल्सर है या स्पाइन से रेलेवेंट कोई इशू है, तो इस एक्सरसाइज को करते हुए थोड़ा सा वो एहतियात करें, डॉक्टर से पूछ लें। आपने इनहेल किया,
इसे स्कल शाइनिंग इसीलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल आपके जो स्क्वीज़ करना होता है आपने अपने एब्स को, और साथ ही अपने जो शोल्डर्स हैं आपको उसको बिल्कुल नीचे रखना है। स्कल शाइनिंग ये इसलिए है कि आपकी बॉडी से जितने भी सुलाफ़े हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफ़े, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।